हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। 11% की बड़ी गिरावट आई और देखा जाए तो आज रेलवे के शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। चाहे वो इरकॉन की 11% की गिरावट हो, चाहे वो IRFC की 10% की गिरावट हो, चाहे वो RVNL की 9% की गिरावट हो, या फिर चाहे वो रेलटेल की 20% का लोअर सर्किट भी क्यों ना हो। लगातार एक आज बड़ी गिरावट देखने को मिली ज़रूर है और बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली इरकॉन के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और गिरावट की वजह क्या है, क्या ट्रिगर यहाँ पर रहे। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 185 रुपये का शेयर है, 11% आज ही गिरा। एक महीने में 17% का डिक्लाइन है और लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो अभी भी 250 पॉइंट की तेज़ी तो है यहाँ पर। पिछले साल इसी टाइम पे ये 50 रुपये के आसपास था। ऐसी तेज़ी बनी थी कि 250 पे भी गया था ये। उसके बाद जब करेक्शन अभी चल रहे हैं 185 के ऊपर इसको लेकर आया है। कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो मुझे लगता है कि 150 रुपये के आसपास बनना चाहिए और अगर वहाँ पर बन जाएगा तो अच्छी बात होगी। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि भैया बाजार में गिरावट वैसे भी है और कई सारे रीजंस भी है। ऑलरेडी अगर आप बात करने जाओ तो भैया बहुत बड़ी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली, खास करके निफ्टी में अगर आप देखो तो स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। उसके कुछ रीजंस भी है यहाँ पर। गिरावट का जो कंसर्न सबसे पहला कि भैया जो वैल्यूएशन थे वो काफ़ी रिच थे, कई सारे एनालिस्ट इसको लेकर कह भी रहे थे। लेकिन देखा जाए तो अगेन एक जो फ्रेश ट्रिगर्स यहाँ पर है कि भाई साहब जब गिरावट शुरू होती है तो एक साथ कई सारी शेयर्स में जो गिरावट है वो देखने को मिल जाती है। रेट कट को लेकर देखो कई टाइम से चर्चा थी कि भैया US में बहुत जल्दी रेट कट हो सकते हैं, लेकिन ये जो रेट कट्स में जो डीले हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर जिम्मेदार है बाजारों में। उसके चलते एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। दिस इज बिकॉज मे सी मैनी FIs टेकिंग आउट मनी। देखो US में अगर रेट कट्स नहीं होंगे तो FIs जो है वो ज़्यादा पैसा इंडियन जो मार्केट है वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, थोड़ा बहुत निकालेंगे ये, तो एक वजह ये भी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक माइक्रो नंबर्स भी अगर आप देखो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं यहाँ पर। पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है गिरावट एक्सपेक्टेड थी। उसके अलावा मार्च इफेक्ट भी है। देखो हर बार अगर आप देखो तो हर साल मार्च में गिरावट आती है, फिनेंशियल ईयर होता है भाई साहब, तो क्लोजिंग के टाइम पर एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो देखने को मिलती ज़रूर है, टैक्स वगैरह के लिए भी। तो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सम प्रॉफिट बुकिंग इज गेटिंग डन बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग अप्रोच, और उसके चलते अगर आप देखो तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये चीज़ करते हैं। और टैक्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो मार्च इज अ डेडलाइन फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सो सम कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टर में चूज टू सेल इक्विटीज टू रेज कैश। तो ये होता है भाई साहब कि जो पैसा है उसको रेज करने के लिए इक्विटी को बेचा जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न है जो गिरावट के लिए जिम्मेदार है और उसकी सबसे बड़ी वजह जिस तरीके से सेबी अभी काम कर रही है और सेबी जिस तरीके से जिन SMEs में बहुत बड़े पैमाने पर भाई साहब जो तेज़ी देखने को मिली, जो वैल्यूएशन दिए जा रहे वो वाकई में जस्टिफाई नहीं थे और वहाँ पर सेबी की तरफ से जो लगातार गाइडलाइन जारी करी जा रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को बोला जा रहा है कि भैया डिस्क्लोज करो, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करके बैठे हो उसका रिस्क कितना है वो सब कुछ डिस्क्लोज करो। तो कहीं ना कहीं होता ये है कि डिस्क्लोज करने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो शायद वहाँ से एग्जिट लेकर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते नजर आए। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है अपना, चाहे वो HDFC बैंक की बात करें या फिर रिलायंस की बात करें या फिर L&T की बात करें। और स्मॉल कैप मिड कैप से अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत काटी ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज इरकॉन में ट्रेड होते नजर आए। 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज ट्रेड हुए, 2 करोड़ से भी ज़्यादा। मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का छोटा सा मार्केट कैप मैं कहूँगा अभी भी इसका, और ऑल टाइम हाई इसका 280 रुपये का था। 30 रुपये के आसपास का ऑल टाइम लो इसका देखने को मिला है। कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। यहाँ पर डिविडेंड को लेकर अगर बात करी जाए तो अच्छा पे करता है, साल में 2 बार पे करता है ये। पिछले साल तकरीबन 3 रुपये के आसपास का इसने आपको डिविडेंड पे करा था और समझना चाहिए कि पिछले साल इसका प्राइस 50 रुपये के आसपास का था, तो 3 रुपये का डिविडेंड खराब नहीं होता है। इस बार इन्होंने
₹1.80 का पे करा है, दोबारा भी मतलब ये ज़रूर पे करेंगे। और अगेन मैंने पहले भी बोला है कि ₹185 के आसपास अगेन ये बॉटम नहीं बना है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ₹150 के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कंपनी बोनस अगर देखो तो भैया 2 बार बोनस भी पे कर चुके हैं ये, इसलिए शेयर प्राइस एडजस्ट भी हुआ है। स्प्लिट भी अगर आप देखोगे तो एक बार स्प्लिट भी हुआ है, ये शेयर प्राइस एडजस्ट भी हुआ है इसके चलते। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे इरकॉन के तो 20 का पी है, सेक्टर पी 57 का है, सस्ता कह सकते हो, महंगा तो नहीं है ये। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो भाई साहब अच्छे हैं, उतने भी बुरे नहीं हैं। 3000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि थोड़ा सा कम था क्योंकि इससे पहले के क्वार्टरों में कंपनी 4000 करोड़ का भी एक बार बीच में था, एक बार 3200 करोड़ का भी था, और प्रॉफिट 245 करोड़ का रहा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में प्रॉफिट उतना ही था, रेवेन्यू ज़्यादा होने के बावजूद भी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरली नंबर अच्छे होते। और देखो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। हालांकि देखो इलेक्शन वाला जो टाइम है तब तक मेरे हिसाब से कोई उतना बड़ा काम होगा नहीं, तो तब तक ये कंसोलिडेट करेगा। इलेक्शन के बाद यहाँ पर अगर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगर वो चुन के आती है तो कहीं ना कहीं वापस से एक बड़ी तेज़ी आपको और अनाउंसमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती है इन सारी चीज़ों के दौरान। और कहीं ना कहीं देखो मार्च का जो महीना है वो थोड़ा बहुत पैनिक वाला रहता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मार्च के एंड से मुझे लगता है कि तेज़ी की जो शुरुआत है वो देखने को मिल सकती है पूरे बाजार की। मैं यहाँ पर बात करूँ, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, पूरे बाजार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 65.17% की होल्डिंग है। और देखा जाए तो भाई साहब प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची है, बड़ी क्वांटिटी बेची है प्रमोटर ने, और प्रमोटर ने जो बेचा वो सब कुछ खरीदा है रिटेल्स ने। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे 73.18% की थी, वो घट के 65.17 पर आए। और अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तब जब होल्डिंग ज़्यादा थी तब 0.35% का स्टेक था, आज 0.48% है। डोमेस्टिक की 1.52% की होल्डिंग घटी है, 0.46 पर आए हैं ये लोग। यहाँ पर अगर आप देखोगे एफआईज की 3.99% से 4.11 पर है। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई है वो रिटेल की तरफ से है 21.92%। अदर पार्टी 7.86% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए इरकॉन में ये कहना कि यहाँ से गिरावट नहीं आएगी ये जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि 150 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और सबसे पहले ऐसा नहीं कि 150 पे जाए आप खरीदारी करने बैठ जाओ, वहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए किसी भी एक लेवल पर, तब जाके भागने के लिए ये तैयार होगा। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखोगे तो 50 रुपये से ये भाग के 85 पे गया था, फिर लंबा टाइम उसने बिताया था वहाँ पर, फिर भागने के लिए तैयार हुआ था, फिर कुछ टाइम बिताया था इसने, फिर भागने के लिए तैयार हुआ था। इस बार जो गिरावट आई है मैं उम्मीद करता हूँ कि 150 रुपये के आसपास एक बेस बने, एक सपोर्ट बने, और जब तक वो नहीं बनता है वेट एंड वॉच। लेकिन अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से सही है, लेकिन इलेक्शन वाला जो माहौल है वो डेफिनेटली इसको परेशान करने वाला है कुछ टाइम के लिए। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसे, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि तब तक डिविडेंड जो है वो अच्छा खासा ये पे करता रहेगा। आने वाले क्वार्टरली जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट भी आएगी, तो वो भी देखना रहेगा कि वो किस तरीके से आती है। और मैं इतना ही कहूँ कि देखो रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी अगर आप इंडियन रेलवेज़ की बात करेंगे तो बाकी बड़े बड़े देशों के मुकाबले अभी भी हम थोड़ा सा पीछे ज़रूर है। तो वहाँ पर और बड़े अत्याधुनिक चीज़ें करी जाएगी, चाहे वो रेलवे को चेंज करने को मतलब ट्रेन्स को चेंज करने को लेकर हो, या फिर रेलवे स्टेशन को और अत्याधुनिक बनाने को लेकर हो, या फिर और अच्छी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो, या फिर रेल नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर हो। तो ये होगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। और अभी मैं इतना कहूँगा कि ये कहना कि बॉटम बना है ये जल्दबाजी होगी। अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बाकी रहने वाला है, लेकिन मार्च का महीना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढिए, जो गिरावट आई है ऐसे में, और काफ़ी अच्छे मौके बनेंगे यहाँ पर। पैनिक में सेल करने से ज़्यादा ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए अच्छी कंपनियों में। लेकिन पैनी स्टॉक के पीछे मत भागिएगा, जहाँ पर वेल्थ मतलब जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर जाइएगा। अभी इरकॉन वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा। एक बेस बनना चाहिए 150 रुपये के आसपास। अगर वहाँ पर बनेगा तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।